हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्लाइकोलाइसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। और बायो एनर्जेटिक्स में भी हम मेनली जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो रेस्पिरेशन जो भी होती है उसके अंदर होता क्या है, तो कुछ प्रोसेसेस होती हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से फर्स्ट रिएक्शन इज ग्लाइकोलिसिस। एंड ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बनता है, और वो पायरुवेट कहाँ एंटर कर जाता है, वो एंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसके थ्रू फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस जैसे कि आप देख सकते हो, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन आप उसे बोल सकते हो, या फिर आप उसे बोल सकते हो स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के लिए आपको याद रखना है कि इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे का मतलब क्या होता है, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पाथवे दिया था। एक थे एमडन, दूसरे थे मियरहॉफ, एंड तीसरे, ये दो साइंटिस्ट हो गए हैं, तीसरे कौन से थे, वो थे पार्नस। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईएमपी पाथवे के बारे में बताया था। ईएमपी इनके फर्स्ट नाम के फर्स्ट लेटर से आता है। तो ईएमपी पाथवे भी इसीलिए हम ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज जो है, एक सिंगल ग्लाइकोलिसिस की बात कर रही हूँ, एक ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है दो पायरुवेट्स में। तो दो पायरुवेट्स बनाने में ग्लाइकोलिसिस रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो दो पायरुवेट्स बने बने कैसे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली ग्लूकोज जो है वो CO2 में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उसका पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। क्लियर है, बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये होता कहाँ है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती कहाँ है। तो सेल, अगर ये सेल है तो उस सेल के सेंटर में यहाँ एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए है। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि साइटोसॉल या फिर साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज, क्लियर है ना इतना। अब हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है या फिर अनएरोबिक शो करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ग्लाइकोलिसिस दोनों केसेस में होती है, चाहे एरोबिक हो अनएरोबिक हो। हर एक ऑर्गेनिज्म के साइटोसोल में ये प्रोसेस होती है, बट यस देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम ट्राइपैनोसोमा बोलते हैं। तो ट्राइपैनोसोमा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोसोम्स। ग्लाइकोसोम्स कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जो इनकी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस जगह पे ग्लाइकोलिसिस होती है। वरना बाकी सब ऑर्गेनिजम्स में साइटोसोल है जहां पे ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमें ये चीज पढ़नी है कि इस पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है, बट ऑक्सीजन कंज्यूम जरूर होती है। हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली कि ये एरोबिक अनएरोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसीलिए जो ग्लाइकोलिसिस है ना, उसके दो टाइप्स भी बोले जाते हैं। अब वो दो टाइप्स कौन से होते हैं, एक होता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होती है, और दूसरी होती है अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। दोनों में अंतर क्या होता है, तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस जो है वो सिर्फ इतना है कि कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है,
जैसे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की आप बात करोगे तो यहाँ कंप्लीटली जो भी NADH2 बनेंगे, NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे टू फॉर्म 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 7 ATP टोटल बनते हैं, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वैसे भी नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है इसमें NADH2 जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाते इनटू ATP। तो यहाँ सिर्फ 2 डायरेक्ट ATP बनते हैं, जो कि आप ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में देखोगे आगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस करी जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी ग्लाइकोलिसिस की। अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है इसके 2 स्टेजेस होती हैं। अब वो 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, उनमें से फर्स्ट स्टेज होती है जिसे बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेशन हो रही है, कुछ चीज बन रही है, तो प्रिपरेटरी फेज इसे बोलेंगे। दूसरा स्टेप जो होता है इसे बोलते हैं पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज, इनके कुछ और दूसरे नाम भी होते हैं, वो नाम क्या होते हैं वो देखते हैं। प्रिपरेटरी फेज इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। एनर्जी जहां पे इन्वेस्ट हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप वगैरह ऐड होता है, कुछ सबस्ट्रेट्स के साथ एडिशन होता है फॉस्फेट ग्रुप का। तो क्या हो रहा है, वो फॉस्फेट ग्रुप आया कहां से, वो आता है ATP मॉलिक्यूल से। तो यहाँ एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, पे ऑफ फेज जो होता है इसे बोला जाता है एनर्जी जेनरेटिंग फेज। एनर्जी जेनरेशन क्योंकि यहाँ पे होती है, यानी क्या होता है कि टोटल ग्लाइकोलिसिस अगर हम देखें तो 10 स्टेप्स से ग्लाइकोलिसिस बनी होती है, जिसमें से 5 स्टेप्स होते हैं फर्स्ट वाले के, तो 5 स्टेप्स यहाँ होंगे, 5 होंगे पे ऑफ फेज में, तो टोटल हो गए 10 स्टेप्स। ठीक है, तो शुरू के 5 स्टेप्स में तो एनर्जी यूटिलाइज होती है टू प्रोड्यूस सर्टेन फॉस्फोराइलेटेड सब्सटेंसेस, बट जो लास्ट के 5 स्टेप्स होते हैं उनमें एनर्जी जनरेट होती है, यानी यहाँ पे ATP सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो टोटल 10 स्टेप्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक स्टेप को हम डिटेल में पढ़ते हैं, कौन से एंजाइम्स वहां रिक्वायर्ड होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबस्ट्रेट सबसे पहला है कौन, वो है ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लूकोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। अब ये फॉस्फेट आया कहां से होगा, तो यहाँ पे एडिशन होता है ATP का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP 1 ग्लूकोज को 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। 5 स्टेप्स के उसमें पढ़ेंगे हम। सेकेंड स्टेप देख लेते हैं क्या होता है। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, इससे पहले एक चीज देख लो, फर्स्ट स्टेप जो होता है इट इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। काइनेज लिखा है ना, हमने एंजाइम के नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। काइनेजेस कौन से होते हैं, वो एंजाइम्स जो फॉस्फेट ग्रुप ATP से लेके किसी और सबस्ट्रेट को दे देंगे, वही चीज यहाँ हो रही है। अब इस कन्वर्जन के लिए हेक्सोकाइनेज को चाहिए होता है मैग्नीशियम, तो यहाँ मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, या फिर मैंगनीज भी चलेगा। तो Mn2+ हो या Mg2+ हो, दोनों में से कोई एक चीज चाहिए जिससे कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला जाएगा। ठीक है, अब ये वाला स्टेप जो होता है ना ये होता है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, क्या, क्योंकि अगर एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इररिवर्सिबल फेज होता है। आपको ये इररिवर्सिबल वाली चीज किस लिए याद रखनी है, क्योंकि आगे हम ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैसे रेगुलेशन होती है ग्लाइकोलिसिस के और किस किस स्टेप पे रेगुलेशन होती है।
तो जो ये इरिवर्सिबल वाले फेजेस है ना, यही हैं वो स्टेप्स जहां पे रेगुलेशन हो पाएगी। ठीक है, तो याद रखना है इरिवर्सिबल कौन कौन से फेजेस हैं। अब देखो, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये होता है सेकेंड स्टेप, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए, उसका नाम है फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। आइसोमरेज किस लिए, हमने पढ़ा था एंजाइम वाली वीडियोस में कि जो आइसोमरेजेस होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आइसोमर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो मेनली ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज। तो सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का डिफरेंस है, ऑक्सीजन किस कार्बन से जुड़ी है उस चीज का डिफरेंस है, और वो ऑक्सीजन मेनली ग्लूकोज के एक कार्बन से दूसरे कार्बन में चली गई। ठीक है, तो बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये चीज क्या याद रखनी है आपको, ये जो सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया है, ये वाला सेकेंड स्टेप, ये वाला स्टेप जो बता रही हूं, ये स्टेप होता है रिवर्सिबल। वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, रिवर्सिबल होता है ये। ठीक है, आपको याद रखने इरिवर्सिबल वाले स्टेप्स। समझ आया इतना? क्या होता है कि फॉस्फेट है इनके साथ अटैच्ड। अब फॉस्फेट जो होता है उस पे होता है नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है कि एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो सेल के अंदर ही ट्रैप हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है इतना? तो हमने 2 स्टेप्स अभी पढ़े हैं, अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, कौन सा कलर ये लेते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होता है थर्ड स्टेप में इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, यानी पहले तो 6th पोजीशन पे था ही फॉस्फेट, अब फर्स्ट पे भी ऐड हो गया। तो ये फॉस्फेट आया कहां से, यहाँ पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एटीपी यहाँ भी चाहिए। ठीक है, यहाँ भी हमने एटीपी पढ़ा फर्स्ट स्टेप में, यहाँ थर्ड स्टेप में भी एटीपी चाहिए होता है। अब ये रिएक्शन कौन कैटेलाइज करता है, तो ये करता है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये प्रोसेस कर रहा है। अब एटीपी यहाँ भी लगी है, ऊपर भी लगी थी। ऊपर वाले स्टेप को हमने बोला था इरिवर्सिबल, इस स्टेप को भी इरिवर्सिबल बोलेंगे। वापस से रिवर्स नहीं हो सकता ये वाला स्टेप भी, इरिवर्सिबल है ये स्टेप। क्लियर है? तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं। और इस एंजाइम को काम करने के लिए भी क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है इतना? तो हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए हैं अभी। अब हम आगे फोर्थ और फिफ्थ स्टेप भी देख लेते हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है, तो फोर्थ वाला स्टेप होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनना। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इसे हम G3P भी बोलते हैं शॉर्ट में, G3P ये बन जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज बनती है, फोर्थ ही स्टेप बता रही हूँ, फोर्थ स्टेप में एक और चीज बनती है जिसे बोलते हैं DHAP। DHAP क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट। समझ आया? फोर्थ स्टेप में 2 प्रोडक्ट बने, एक G3P बना है और दूसरा DHAP बना है। अब ये था फोर्थ स्टेप, इसे करता कौन है, ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम जिसे हम बोलते हैं एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम ये चीज करता है। इसको कौन सा कोफैक्टर चाहिए होता है, इसे चाहिए होता है जिंक। जिंक की रिक्वायरमेंट इसे होती है।
4 स्टेप्स हमने देख लिए। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनना, और फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनना। फिफ्थ स्टेप क्या होता है? फिफ्थ स्टेप होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये वाली चीज जो मैंने यहाँ बताई है, ये चीज और बन जाती है बाय डीएचएपी। डीएचएपी कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये है फिफ्थ स्टेप, लास्ट, जो फिफ्थ वाला फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज का लास्ट स्टेप है ये। ठीक है, तो डीएचएपी वापस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा। तो मतलब एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पहले बना था, एक और ऐड हो गया, तो कितने हो गए? 2 हो गए। 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए। ठीक है, हो सकता है कि इस खिचड़ी में आपको कुछ समझ ना आया हो, तो ये जो फिफ्थ वाला जो स्टेप है ना, यहाँ मैं इसका एंजाइम लिख देती हूँ, फिर सारी चीजें फिर से मेंशन करूंगी। तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज बोलते हैं इस एंजाइम को, जो फिफ्थ रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ठीक है, ये जो डीएचएपी है और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है G3P, ये दोनों होते हैं ट्रायोज फॉस्फेट। तो इनका आइसोमर्स बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमरेज क्या करेगा? एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है इतना? ये सब चीजें मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई है तो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। अब कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास था सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज हुआ कन्वर्ट फर्स्ट स्टेप में बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, किस में कन्वर्ट हुआ है? ये हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ये बन गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप था। और इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? उसका नाम है फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। तो ये हो गया सेकेंड एंजाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ? थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बोलेंगे इसे, फॉस्फेट नहीं, तो बिसफॉस्फेट बना। ये बना किस एंजाइम की हेल्प से? तो यहाँ एंजाइम था फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो। अगला है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में 2 चीजें बनी थी, हमने डिस्कस किया था एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू। यहाँ एल्डोलेज लिखेंगे। तो एल्डोलेज एंजाइम ने क्या किया? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया 2 चीजों में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P और दूसरा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, अब ये चीज यहाँ मैंने आपको मेंशन करी थी कि DHAP कैन अगेन कन्वर्ट इनटू G3P। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है ये है फिफ्थ स्टेप। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल G3P के बन रहे हैं आफ्टर फिफ्थ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए, दैट एंजाइम इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। क्लियर है इतना? यहाँ एटीपी कहाँ कहाँ चाहिए था? एक इस स्टेप पे एटीपी चाहिए, यहाँ एटीपी चाहिए, और कहाँ चाहिए? फॉस्फो, यहाँ काइनेज नहीं लिखा है मैंने, पूरा ही काइनेज है। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी चाहिए। 2 स्टेप्स हैं जिन पे एटीपी चाहिए, एक एक मॉलिक्यूल। क्लियर है इतना? हमने फिर ये भी डिस्कस किया था कि हेक्सोकाइनेज को काम करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए होता है। एल्डोलेज को चाहिए होता है जिंक।
बस ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। क्लियर है इतना? चलो अब आगे देखते हैं। ये थे फर्स्ट 5 स्टेप्स, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, जहां पे एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, क्योंकि अभी एटीपी बनी ही नहीं है, एटीपी यूज हो गई है 2 जगह। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड फेज। अब सेकंड फेज क्या होता है, चलो सेकंड फेज क्या है। तो अभी हमने देखा था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया था कहाँ तक, 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना दिए थे। ये था फर्स्ट यानी प्रिपरेटरी फेज, ये अभी तक हमने देखा है। चलो अब आगे देखते हैं अगला कौन सा फेज होता है। अगला होता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप देखो, ठीक है, सेकंड स्टेप होता है जहां पे एनर्जी बनती है। ठीक है, तो एनर्जी इन्वेस्ट हुई थी इस वाले फेज में, प्रिपरेटरी फेज में। यहाँ क्या होगा, यहाँ इसे बोलेंगे पे ऑफ फेज, क्योंकि जो चीजें यूज हो गई हैं वापस उन्हें जनरेट करने की कोशिश करना। अब इसके भी 5 स्टेप्स होते हैं। जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये कन्वर्ट होते हैं 6th स्टेप में। फर्स्ट टू 5 स्टेप्स यहाँ हो चुके हैं। ठीक है, 6th स्टेप में क्या हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उसके 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए, 2 मॉलिक्यूल किसके, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट में, इसमें कन्वर्ट हो गए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे फॉस्फेट कहाँ से आता है, यहाँ पे फॉस्फेट जो यहाँ 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं ना, वो एटीपी नहीं देता, यहाँ पे वो चीज देने का काम करता है H3PO4। H3PO4 के मॉलिक्यूल्स देते हैं फॉस्फेट अपना, यहाँ 2 पोजीशंस पे फॉस्फेट ऐड करने के लिए। ठीक है, और साथ में इस रिएक्शन में बनता क्या है, तो इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट होता है NADH2। NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स कैसे, क्योंकि 2 2 है सारी चीजें, तो ये भी 2 बनेंगे, 2 NADH2 बनते हैं। NADH भी लिखा होता है कहीं, दोनों करेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ बनते हैं। नेक्स्ट देखो, ये था 6th स्टेप। अब 7th स्टेप कौन सा होता है, तो 7th स्टेप में क्या हुआ, 7th स्टेप से पहले एक बार यहाँ ये चीज रह गई, वो क्या रहा है, वो यहाँ की एंजाइम कौन सा था, तो G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्लियर है? अब ये जो 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के बने हैं, 7th स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट हट जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स इसके बने हैं। अब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस थी, क्योंकि एक फॉस्फेट हट गया फर्स्ट पोजीशन से, तो ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होगी, यहाँ एटीपी बनती है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 2 था सब कुछ, 2 बनेंगे। क्लियर है? अब इस स्टेप को, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फेट को एटीपी को देने के लिए, इसीलिए इस स्टेप को बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, एक हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब 7th स्टेप के बाद क्या आएगा, 8th स्टेप आएगा। 8th स्टेप में क्या होगा, 8th स्टेप में होगा conversion of 2 molecules of 3 phosphoglycerate into 2 molecules of 2 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate।
यानी क्या हो रहा है, द फॉस्फेट ग्रुप इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द थर्ड कार्बन टू द सेकंड कार्बन। ठीक है, इस रिएक्शन को कौन करता है, इस रिएक्शन को करता है फॉस्फो ग्लिसरेट म्यूटेज, एंजाइम का नाम। ऊपर वाला एंजाइम भी बताना भूल गई हूं मैं, तो यहां लिख लो, फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज, ग्लिसरेट काइनेज था यहाँ एंजाइम। ठीक है, जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कर रहा था। अब 8वां स्टेप भी हो गया। अब देखो 9th स्टेप कौन सा होता है। हम कलर लेते हैं ये 9th स्टेप। 9th स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीईपी, मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये बना, 2 मॉलिक्यूल बने इसके 9th स्टेप में। अब ये 9th स्टेप जो था ये किसने किया, इनोलेज नाम के एंजाइम ने। इनोलेज एंजाइम है जिसने ये प्रोसेस करी। इसको भी मैग्नीशियम चाहिए होता है या फिर मैंगनीज चाहिए होता है, कुछ भी चीज दे दो, दोनों में कर लेता है काम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब ये याद रखना, ये थे 9th स्टेप। अब लास्ट स्टेप कौन सा होता है, तो 9th यानी 2 पीईपी के मॉलिक्यूल्स का लास्ट कन्वर्जन होगा 10th स्टेप में। अब ये हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ग्लूकोज जो यहाँ हमने पढ़ा था वो कन्वर्ट होगा किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो 2 पायरुवेट बन जाएंगे 10th स्टेप के बाद। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज को भी मैग्नीशियम चाहिए होता है या फिर पोटेशियम आयंस चाहिए होते हैं, कुछ भी हो, दोनों में एडजस्ट कर लेता है ये। अब क्या हो रहा है, इस स्टेप में एटीपी बनेगा 10th स्टेप में। इस 10th स्टेप में एटीपी बनेगा, इस 10th स्टेप में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल एटीपी बने। कैसे, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट आया, तो ये लास्ट स्टेप भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, हो गया ग्लाइकोलिसिस। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं इसे सब चीजों को आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। अब क्या क्या हुआ था, आपको मेजर पॉइंट्स जो याद रखने हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो ये कि कौन कौन से स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं। तो इरिवर्सिबल स्टेप्स के नाम बता रही हूँ। इरिवर्सिबल स्टेप्स के होते हैं नाम, एक तो फर्स्ट स्टेप जिसमें हेक्सोकाइनेज चाहिए था। ठीक है, दूसरा कौन सा था, दूसरा था कौन सा वाला स्टेप, स्टेप का नाम है, ये था स्टेप 1। ये होता है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज के द्वारा, फ्रक्टोकाइनेज के द्वारा। कौन सा वाला स्टेप है ये है स्टेप 3। क्लियर है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सा है, पायरुवेट काइनेज के द्वारा, पायरुवेट काइनेज। तो एक चीज देख रहे हो, जो भी काइनेज वाले एंजाइम है ना, वही है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहे हैं। ये था स्टेप 10। सिर्फ इन 3 चीजों को, इन 3 स्टेप्स को आपको याद रखना है जो इरिवर्सिबल होते हैं। These are the main 3 enzymes which are being controlled, or these enzymes are known as the regulatory enzymes or the allosteric enzymes। हम पढ़ चुके हैं allosteric enzymes के बारे में। तो ये तीनों जो steps होते हैं ना, ये allosteric enzyme से catalyzed हैं, इसीलिए ये regulatory होते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये जो पूछा जाता है, रेगुलेटरी एंजाइम कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स पे काम करते हैं। तो 3 एंजाइम्स हैं जो रेगुलेटरी हैं, तीनों के एंड में काइनेज लगता है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। 3 स्टेप्स हैं।
नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, अगला देख लेते हैं। अगली चीज क्या याद रखनी है, इसे मैं रब कर रही हूँ। अगली चीज आपको ये याद रखनी है कि कितने एटीपी यूज हुए और कितने बने। तो यूज्ड एटीपी बता रही हूँ, कितने एटीपी यूज हुए हैं, 2 एटीपी। कौन कौन से स्टेप पे यूज हुए हैं, तो एक था फर्स्ट एंड एक था थर्ड, काइनेज थे ना वहां। ठीक है, अब एटीपी सिंथेसिस कहाँ हुई है, तो वो स्टेप्स भी देख लो आप, सब कुछ शॉर्ट में है ये। तो एटीपी सिंथेसिस कहाँ हुई है, 4 एटीपी टोटल बने थे। कहाँ कहाँ बने थे, 2 एटीपी बने थे, कौन सा वाला स्टेप पे, 7th स्टेप पे, 7th स्टेप। ठीक है, और 2 एटीपी कहाँ बने, वो बने हैं 10th स्टेप पे। तो टोटल 4 एटीपी हो गए। और क्या बना है साथ साथ में, NADH2 बना है। NADH2 की सिंथेसिस हुई है, अब वो कहाँ कहाँ हुई है ये भी देख लो। NADH2 की सिंथेसिस हुई है सिर्फ एक स्टेप पे, जहां पे बने हैं 2। ठीक है, स्टेप एक है लेकिन 2 NADH2 बने हैं। कौन से वाले स्टेप पे, 6th स्टेप पे। ठीक है, यहाँ जो भी चीजें लिखी हैं सारे स्टेप्स हैं। गायब हो गया वो। ठीक है, ये सब चीजें थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक और चीज याद रख लो कि कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, ज्यादा नहीं याद करवा रही हूँ। कुछ इनहिबिटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं और कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो एक इनहिबिटर आपको याद रखना है, आयोडो एसीटेट। आयोडो एसीटेट नाम का इनहिबिटर जो है ये काम करता है 6th स्टेप पे। इसे अगर डाल दोगे ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, 6th स्टेप पे काम करता है। इसके अलावा एक होता है इनहिबिटर जिसका नाम है फ्लोराइड। फ्लोराइड होता है, ये कौन से स्टेप को इनहिबिट करता है, 9th स्टेप को। ठीक है, ये सब चीजें थी जो आपको याद रखनी है ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं टोटल नेट रिएक्शन क्या हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में। तो नेट रिएक्शन देख लो, ग्लाइकोलिसिस का नेट रिएक्शन टोटल पूरा ओवरऑल, तो क्या हो रहा है, तो वो रिएक्शन देखते हैं। वो रिएक्शन होता है, एक ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज है, प्लस 2 NAD प्लस आएंगे, प्लस 2 ADP आएंगे, प्लस 2 H2PO4 माइनस आएंगे। पढ़ा था हमने, ये भी 6 स्टेप में यूज हुए थे ये। इनसे बना क्या, इनसे बने 2 पायरुवेट प्लस 2 NADH2 प्लस 2 ATP। नेट बात कर रहे हैं हम यहाँ, नेट इसीलिए लिखा है, 2 ATP टोटल नेट बन रहे हैं। कैसे, 4 बने, 2 यूटिलाइज हो गए, तो 4 माइनस 2 2, 2 ATP नेट बने, प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं बीच में एक रिएक्शन पे। कौन सा वाला रिएक्शन वो होता है, वो होता है 9th रिएक्शन। ठीक है, 9th रिएक्शन पे ये चीज हुई थी, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का। इसमें जो आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें एक तो 1 ग्लूकोज, 2 पायरुवेट याद रखने हैं, 2 NADH2 प्रोडक्ट याद रखने हैं, 2 ATP याद रखने हैं। इन्हीं से हम बता सकते हैं कि ओवरऑल कितने ATP बनते हैं। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि एक होती है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि ये NADH2 जो यहाँ बन रहे हैं ना 2 मॉलिक्यूल, ये चले जाते हैं ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बना देता है 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल कितने बनाएंगे, 2 NADH बना देंगे 5 ATP, प्लस 2 नॉर्मली बन ही रहे हैं तो 2 और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो टोटल हो गए 7 ATP। ठीक है, ये वाली चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरोबिक वाले में ज्यादा ATP बनती है, 7 ATP बनती है।
लेकिन अनएरोबिक होगा तो क्या होगा, तो यहाँ अनएरोबिक का लिख देती हूँ। अनएरोबिक वाले केस में क्या होगा, NADH2 would not form 2.5 ATP, नहीं बनाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होंगे जो आप यहां देख पा रहे हो इस वाले रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे कम ATP बनते हैं, एरोबिक वाले में ज्यादा ATP बनते हैं, दैट इज 7। क्लियर है इतना? ओके, बहुत सारी चीजें मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। ग्लाइकोसोम्स के बारे में भी आपको मेंशन कर दिया है, कितने NADH2 कितने बनते हैं, कितने ATP वो बनाते हैं, ये वाली चीज भी मेंशन कर दी है। रेगुलेशन कौन कौन से स्टेप पे होता है ये भी बता दिया। 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से थे, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज, 3। अब एक लास्ट टेबल लिख लो जो आपको याद करना है इससे रिलेटेड। अब वो टेबल कौन सा है, पहले इसे हम क्लियर कर देते हैं, साफ सुथरा अच्छा लगता है। देखो, एक आपको याद रखना है एंजाइम्स। कौन से वाले एंजाइम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ, एलोस्टेरिक एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, जो कि हमने डिस्कस करे। एक था हेक्सोकाइनेज, रेगुलेटरी एंजाइम्स, ठीक है। दूसरा क्या था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बार बार इसलिए बोल रही हूँ याद हो जाएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और तीसरा कौन सा एंजाइम मैंने आपको बताया, तीसरा मैंने आपको बताया पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। नाउ व्हाट आर देयर एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, ये आपको याद रखना है। तो एक्टिवेटर्स याद रखना है और इनहिबिटर्स याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका टेबल ये रहा टेबल, ठीक है। बहुत गंदा टेबल है लेकिन भावनाओं को समझो। चलो, हेक्सोकाइनेज का कौन सा एक्टिवेटर होता है, हेक्सोकाइनेज का कोई एक्टिवेटर नहीं पता हमें, ठीक है। साइंटिस्ट कर रहे हैं रिसर्च, मिल जाएगा तो बता देंगे, वरना ये ऐसे ही रहेगा ब्लैंक। इनहिबिटर में क्या होता है, इनहिबिटर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या होता है, हमने पढ़ा था ना फीडबैक इनहिबिशन के बारे में पिछली वीडियोस में, वही चीज हो रही है। प्रोडक्ट इज कंट्रोलिंग और इनहिबिटिंग दी होल रिएक्शन। हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा था। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा बन गया तो। सिमिलरली फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है, इसका एक्टिवेटर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी सबस्ट्रेट। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज था जिसका सबस्ट्रेट था फ्रक्टोज फॉस्फेट, ठीक है। अब फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट नाम का एक सब्सटेंस होता है, बिसफॉस्फेट बोलेंगे इसे भी, 2 जगह फॉस्फेट है। तो ये एक सब्सटेंस होता है जो एक्टिवेटर की तरह काम करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए। सिमिलरली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो अभी बताया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी एक एक्टिवेटर की तरह काम कर सकता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का। नेक्स्ट क्या है, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो वाला है ये, डाई नहीं है, ठीक है, मोनोफॉस्फेट। अगर इनहिबिटर की बात करोगे तो इस एंजाइम के इनहिबिटर होते हैं, एक तो होता है सिट्रेट, क्रेब्स साइकिल में पढ़ेंगे इसके बारे में, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो सिट्रेट है। दूसरा क्या है, ATP, ये इनहिबिटर होते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के। अगर पायरुवेट काइनेज के एक्टिवेटर्स की बात करोगे तो वो होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा AMP जो ऊपर था, AMP इनहिबिटर पायरुवेट काइनेज का कौन सा इनहिबिटर होता है, तो इसका इनहिबिटर होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। आगे पढ़ोगे पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में और फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम A इनहिबिटर है पायरुवेट काइनेज का, और एक ATP भी इनहिबिटर होता है पायरुवेट काइनेज का। क्लियर है, ये एंड का टेबल है जो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है।
मैंने कोशिश की है इस बार कि आपको थोड़े अलग तरीके से पढ़ाया जाए, प्रेजेंटेशन से आप भी बोर हो गए होगे। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ऐसा पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ आ रहा है या फिर जैसे मैं प्रेजेंटेशन से पढ़ाती हूँ वैसा ज़्यादा समझ आ रहा है। ठीक है, वो चीज़ मुझे क्लियर हो जाएगी तो उसी के हिसाब से मैं आगे आने वाली वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एरोबिक, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।